नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों के साथ बराबर चर्चाएं कर रहा हूं और आने वाली जो भर्ती प्रक्रिया है, जो भर्ती प्रक्रिया ऑनगोइंग चल रही है, उन भर्ती प्रक्रियाओं में ये मुद्दे क्या बन सकते हैं और सेवा नियमावली में कितना इफेक्ट डाल सकते हैं और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में कितना इफेक्ट डाल सकते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के आप लोगों के साथ मैं लगातार कनेक्ट हो रहा हूं। लेकिन यहाँ पर जो विशेष मुद्दे हैं, जो रूलों के अकॉर्डिंग जो मुद्दे आ रहे हैं, उन मुद्दों में मैं आप लोगों के साथ केवल आप लोगों का समायोजन और जो है कि आप लोगों का संयोजन, तालमेल, इसकी एक विशेष प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही मेरा उद्देश्य किसी के अगेंस्ट कुछ नया परेशानी का विषय खड़ा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ जो है कि जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर एक जानकारी, एक जागरूकता आप लोगों के साथ शेयर करना है और इस जागरूकता को लेकर के आपके विचार, क्या आपके मन में भी इन मुद्दों को लेकर के कई क्वेश्चन उठ रहे होंगे, उन्हीं प्रश्नों में जो है कि मैं कुछ समाधान आप लोगों के विचारों के माध्यम से जानने का प्रयास किया। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मुझे तंज भी मिलता रहता है, कुछ लोगों का जो है कि तीखी प्रतिक्रियाएं भी मुझे मिलती है, उन तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना भी मुझे करना पड़ता है। लेकिन हमारा उद्देश्य जो है कि सरकार तक आप लोगों की भावनाएं, आप लोगों के अधिकारों और आप लोगों की जो फंडामेंटल राइट हैं, जो आप लोगों की स्थिति है, उस स्थिति से सरकार को समय समय पर अवगत कराना और यथा स्थिति से, यानी कि कुल मिलाकर के जो भर्ती प्रक्रिया है, उस भर्ती प्रक्रिया की यथा स्थिति से सरकार को अवगत कराना है। तो साथियों, पिछला जो वीडियो था मेरा, कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो है कि ज्येष्ठता की सूची में जो है कि सीनियरिटी को लेकर के जो ज्येष्ठता की सूची थी, उसमें NI वर्ष DLED की बात करी थी। तो बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि NI वर्ष DLED हो, डाइट DLED हो, वो आपस में भाई भाई हैं, हमें आपकी प्रतिक्रिया नहीं चाहिए। लेकिन साथियों, कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन काफी टफ होता है। जब सीटें कम होती हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है, कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो कंपटीशन ज्यादा होता है। दूसरी बात है कि सीनियरिटी को लेकर के, जैसे हमारे नियरेस्ट जो है कि प्रदेश है हिमाचल, वहां पर सीनियरिटी को पीरियड JBT बैच वाइज का जो मुद्दा है, क्योंकि ये सारी चीजें होंगी, ये डिप्लोमा धारियों के लिए है। और दूसरी बात है, NCT अपने रूलों और मानदंडों के अनुसार से कोई कोर्स कराता है, चाहे वो डिस्टेंस मोड का हो चाहे रेगुलर मोड का, वो बराबर वैलिड है, यानी कि उसकी योग्यता को आप डिनाई नहीं कर सकते। वो पूरी तरीके से कंप्लीट योग्यता के साथ आप लोगों के साथ इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने आ रहे हैं। तो आज का भी जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि जो हमारी ऑनगोइंग भर्ती चल रही है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक की, जिसमें बचे हुए पद हैं जो 2020 से लेकर के 2024 तक अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या इस भर्ती प्रक्रिया में स्टेट काउंसलिंग जरूरी है छात्रों के हित में? क्या छात्रों के हित में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में स्टेट काउंसलिंग जरूरी है? अगर आप डाइट DLED वाले हैं, DLED वाले हैं, NI वर्ष DLED वाले या अन्य प्रदेशों से जो है कि DLED प्रशिक्षित है, तो आप लोगों से एक बड़ा सवाल है, क्या वास्तव में जरूरी है कि स्टेट काउंसलिंग जो है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए होनी चाहिए? जबकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि अभ्यर्थियों से हर जिले में आवेदन मांगे गए हैं, कि जिला स्तर पर आवेदन मांगे गए हैं और जिला स्तर पर जो है कि हमारे पास रिक्त सीटें भी हैं। तो क्या काउंसलिंग जो है कि स्टेट स्तर के बजाय जो है कि जिले स्तर पर ही होना, जब आपको जिला कैडर बनाया गया है? समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि जब आपकी नियमावली में जो है कि आपको जिला कैडर के हिसाब से नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना है, कि यानी कि नियुक्ति प्रोसेस जो है कि स्टेट कैडर को न बना करके जो डिस्ट्रिक्ट कैडर बनाया गया, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कैडर पर ही नियुक्तियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। भाई स्टेट कैडर है तो वो अलग बात है, जब आपके आवेदन डिस्ट्रिक्ट कैडर के हिसाब से मिल रहे हैं, तो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टेट काउंसलिंग के बजाय डिस्ट्रिक्ट कैडर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को आप लोग समझेंगे
दूसरी बात है, आप लोगों को मैं जो है कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिक्त सीटें हैं, देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग में आप सभी लोगों को मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है उसमें पहली प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को होती है, उसके बाद जो है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी मिलती है। ये सबसे बड़ी चीज है। और ये जो है कि दूसरी बात है कि जो रूल में भी है उसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर बनाया गया है, न कि स्टेट कैडर। ये थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर समझने की बात है, चाहे आप डीएलएड प्रशिक्षित हैं, एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित है या अन्य राज्यों के प्रशिक्षित है, कि भर्ती की काउंसलिंग को लेकर के मैंने आप लोगों को कहा है, डिस्ट्रिक्ट कैडर की जब बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट कैडर में पहली प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट के ही कैंडिडेट्स को होती है। और सेकंड जो होता है कि डिस्ट्रिक्ट में जब कैंडिडेट नहीं होते हैं तो अदर सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट से जो है कि कैंडिडेट्स लिए जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है। जैसे आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, जैसे पिथौरागढ़ और चंपावत कि जो पिथौरागढ़ से ही जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट का ओरिजिन हुआ है। जैसे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पहले डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, जब डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स वहां पर समाप्त मतलब नहीं मिल पाएंगे यानी कि उनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो फिर अदर डिस्ट्रिक्ट यानी कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स आएंगे। ऐसे ही पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है कि चंपावत, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है कि काउंसलिंग स्तर होता है। और जो है कि स्टेट लेवल में होता है कि सभी डिस्ट्रिक्टों की एक साथ जो है कि काउंसलिंग कराई जाती है। मेरिट वाइज वाली बात जो आई, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है और किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज मुद्दा ये आया था कि जैसे इस भर्ती में, जो भर्ती 2024 की भर्ती है, तो यहाँ पर जो है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद में नियुक्त शिक्षकों से भी आवेदन मांगे गए थे। अब सभी लोगों को मालूम है प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों से भी आवेदन मांगे गए थे, अर्थात जो शिक्षक ऑलरेडी समान पद समान वेतन क्रम में ऑलरेडी विद्यालय में नियुक्तियां पा चुके हैं, उन लोगों के से भी जो है क्या करा गया कि उन लोगों से आवेदन मांगा गया। जब हमने इसमें सवाल पूछा कि आप लोगों ने जो है कि जो ऑलरेडी समान पद पर नियुक्त शिक्षक है उनसे आवेदन क्यों मांगे, तो विभाग का ये कहना था कि कैडर बदलने के लिए, समझ रहे हैं, यानी कि जो है कि कैडर बदलने के लिए ये लोग आवेदन कर सकते हैं। कैडर बदलने के, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, कोई आईएएस ऑफिसर एक बार नियुक्त हो चुका है, ट्रेनिंग कर चुका है, तो वो कैडर बदलने के दूसरी बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया था। ये चीजें आप लोगों को देखो कि कहीं कहीं ये चीजें भी आप लोगों के साथ एक अन्याय का मुद्दा हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप लोगों से बात कर रहा हूं और ये बहुत जेन्युइन चीज है कि भाई जो समान पद पर, अब आप लोगों को देखिए कि जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि 2906 पदों में जो भर्ती आई थी उसमें लगभग 22,000 के आसपास ही आवेदन आए थे। उसमें वो भी शिक्षक जो समान पद और वेतन क्रम में ऑलरेडी पहले से नियुक्त है, उन लोगों को शामिल करते हुए इतने आवेदन मांगे थे। अब अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो कि अभी डिस्ट्रिक्ट में जो रिक्त सीटों का ब्यौरा हमें मिला है 1 फरवरी 2025 तक, तो उसमें रिक्त सीटों का ब्यौरा उधम सिंह नगर में आप लोगों को बता देता हूं 219 पद है, नैनीताल जिले में 321 पद है, अल्मोड़ा में 427 पद है, पिथौरागढ़ में 444 पद है और बागेश्वर में 169 पद है, चंपावत में 126 पद है। ये आप लोगों को जो है कि कुमाऊं मंडल के 6 डिस्ट्रिक्ट का ब्यौरा दे रहा हूं। उसके बाद गढ़वाल मंडल की बात करता हूं तो गढ़वाल मंडल में देहरादून में 213 पद है और टिहरी में 282 पद है, चमोली में 237 पद है, पौड़ी गढ़वाल में 230 पद है, हरिद्वार में 44 पद है और रुद्रप्रयाग में 191 पद है और उत्तरकाशी में 171 पद है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्रत्येक डाइट में हमारे यहाँ डाइट से प्रशिक्षित डीएलएड अभ्यर्थी निकलते हैं, प्रत्येक डाइट में हमारे यहाँ जो डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या होती है वो 50 होती है और पूरे स्टेट में जो है कि 650 होती है। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज ये कहता हूं कि जैसा कि आपने पिछली काउंसलिंग में देखा होगा कि 2019 के पास आउट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो 2019 में पास आउट डीएलएड कैंडिडेट हैं, उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिल चुकी है। मेरिट के आधार पर उन्हें नियुक्ति नहीं, अगर जो है कि ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंसलिंग होती तो उन लोगों की नियुक्तियां हो चुकी थी। जैसे पिथौरागढ़ में तो पहले जो नियुक्ति, क्योंकि इसमें पहले जो है कि बैरिकेड्स लगा था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले केसों का मुद्दा था।
अब दूसरी बात, आप लोगों ने देखा कि स्टेट काउंसलिंग में जो है कि अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी आगे मेरिट में, जिन अभ्यर्थियों की थोड़ी सी मेरिट कम होती है तो वो अभ्यर्थी फिर रह जाते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य आप लोगों को हाइड करना नहीं है, आप लोगों से ये जानना है, चाहे आप डाइट डीएलएड प्रशिक्षित हैं या एनआईवस डीएलएड प्रशिक्षित हैं या अन्य राज्यों से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, कि क्या आप चाहते हैं कि काउंसलिंग जो है कि राज्य स्तरीय काउंसलिंग होनी चाहिए या डिस्ट्रिक्ट स्तरीय काउंसलिंग होनी चाहिए, जबकि जो आवेदन आए हैं वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के आधार पर आए हुए हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट कैडर पर आए हुए आवेदनों की काउंसलिंग क्या राज्य स्तरीय होनी चाहिए या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होना चाहिए? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया जरूर दें। और मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को समझा दिया और आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ये बड़े बड़े मुद्दे मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ लाते रहूंगा, निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसको लेकर के आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, किस मुद्दे के हिसाब से आप आगे जाएंगे और किस तरीके से आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। हम लास्ट में यही कहेंगे, हमारा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को ये वीडियो जागरूक करने के लिए बनाना है और ये जागरूक करने के लिए ही ये वीडियो आप लोगों तक शेयर किया जा रहा है। और मैं निवेदन करता हूं कि आप लोगों से कि ये वीडियो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के साथ हमेशा आते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।